पता है जब भी कोई इंसान बैंक में जाकर फिक्स डिपॉजिट करवाता है यानी एफडी करवाता है तो एक बहुत ही गजब का सुकून महसूस होता है। बिल्कुल। एक सेफ्टी वाली फीलिंग आती है कि पैसा सुरक्षित है। वही ना, मतलब वो बिल्कुल एक वेंडिंग मशीन की तरह काम करता है। मशीन में 100 रुपए डाले और पहले से ही पता है कि एक तय समय के बाद मशीन से 107 रुपए बाहर आ जाएंगे। सब कुछ एकदम साफ, गणितीय और पारदर्शी होता है। सही कह रहे हैं। वहाँ रिटर्न की एक गारंटी होती है। कोई सरप्राइज नहीं होता, कोई झटका नहीं लगता, बस एक तयशुदा रफ्तार से पैसा बढ़ता रहता है। लेकिन फिर जब कोई कदम शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट की दुनिया में रखता है तो वो वेंडिंग मशीन अचानक गायब हो जाती है। हाँ, बिल्कुल गायब हो जाती है। उसकी जगह एक ऐसा धुंधला और गहरा समंदर नजर आता है जहां सतह के नीचे असल में क्या चल रहा है कुछ साफ दिखता ही नहीं। कीमतें हर सेकंड स्क्रीन पर ऊपर नीचे हो रही हैं, कोई गारंटी नहीं है और ऐसा लगता है जैसे हर कोई बस अंधेरे में तीर चला रहा है। वित्तीय दुनिया का दुनिया समंदर, ये एक बहुत ही सटीक वर्णन है। मतलब बाहर से देखने पर यह सिर्फ लाल और हरे नंबरों का एक केओस लगता है, लेकिन सतह के नीचे इसके अपने नियम हैं, अपनी लहरें हैं और अपना एक पूरा विज्ञान है। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी धुंधले समंदर का एक बहुत ही पुख्ता नक्शा तैयार करने वाले हैं। हमारे पास आज जो स्रोत सामग्री है वो है NISM की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर्स वर्कबुक। बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। हाँ, और खास तौर पर हम इसके अध्याय 3 यानी स्टॉक्स में निवेश को डिकोड करेंगे। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य शेयर बाजार निवेश के विज्ञान को समझना है। हम देखेंगे कि एक पेशेवर पोर्टफोलियो मैनेजर इस समंदर में सही शेयर कैसे चुनता है, जोखिमों को कैसे मापता है और किसी कंपनी की असली कीमत कैसे तय करता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। और यहाँ एक बात शुरू में ही साफ कर देना बेहतर होगा। हम आज की इस चर्चा में किसी भी तरह के टिप्स, सट्टेबाजी या बाजार की अफवाहों पर बात नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, वो सब हमारा काम नहीं है। हाँ, हमारा फोकस पूरी तरह से उन बुनियादी सिद्धांतों और संस्थागत निवेश के तरीकों पर होगा जो लंबे समय में सच में वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो फिर चलिए अब सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। जब किसी के पास एफडी, बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे एकदम सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं, तो कोई इंसान अपनी गाड़ी कमाई लेकर इस अस्थिर शेयर बाजार में इक्विटी खरीदने क्यों आता है? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है। मुझे तो ये किसी शानदार दावत के उस व्यक्ति की तरह लगता है जिसने ये शर्त मान ली है कि वो दावत में सबसे अंत में खाना खाएगा। स्रोत सामग्री में इसके लिए एक बड़ा भारी शब्द इस्तेमाल हुआ है, रेसिडुअल क्लेम। रेसिडुअल क्लेम, इसका मतलब काफी गहरा है। मतलब अगर कंपनी डूबी या दिवालिया हुई तो पहले बैंक अपना कर्ज ले जाएंगे, फिर बॉन्ड होल्डर्स को पैसा मिलेगा और अगर प्लेट में कुछ जूठन बची तो वो शेयर धारकों यानी इक्विटी वालों को मिलेगी। जब इसमें इतना बड़ा जोखिम है कि शायद अंत में कुछ बचे ही ना, तो लोग इस लाइन में सबसे पीछे क्यों खड़े होते हैं? इस सवाल का जवाब उस दावत के मेन्यू में ही छिपा है। ये बात सच है कि इक्विटी निवेशक लाइन में सबसे पीछे खड़े होते हैं, लेकिन यही रेसिडुअल क्लेम वाली स्थिति एक बहुत बड़े अवसर का दरवाजा भी खोलती है। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, अगर कोई डेप्ट निवेशक है, यानी उसने कंपनी को कर्ज दिया है, तो उसे केवल एक तय ब्याज मिलेगा। चाहे वो कंपनी रातों रात दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी क्यों ना बन जाए, उसकी कमाई की एक सीलिंग तय है, एक लिमिट है। मतलब अगर 10% तय है तो 10 ही मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन इक्विटी निवेशकों के मामले में मुनाफे की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती। यानी अगर दावत में बहुत सारा खाना बच गया तो वो सारा का सारा उनका हो जाएगा। एकदम सही। जब कंपनी सफल होती है और तेजी से बढ़ती है तो उसका सारा अतिरिक्त मुनाफा शेयर धारकों का ही होता है। डेप्ट वालों को उनका फिक्स हिस्सा देने के बाद जो कुछ भी बचता है वो इक्विटी का है। वाह। और ये फायदा मुख्य रूप से 2 तरीकों से मिलता है। पहला है कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी खरीदे गए शेयर की मूल कीमत का समय के साथ बढ़ना, और दूसरा डिविडेंड, जहां कंपनी अपने मुनाफे का एक हिस्सा नकद रूप में सीधे बैंक खाते में भेजती है। अच्छा, मतलब जोखिम सबसे ज्यादा है तो अनलिमिटेड अपसाइड का टिकट भी तभी मिलता है। हाँ। स्रोत में एक और दिलचस्प बात है कि जब कोई शेयर खरीदता है तो वो सिर्फ पैसा ही लगा रहा होता, उसे बाकायदा मालिकाना हक मिलता है। हाँ, ओनरशिप मिलती है। मतलब कंपनी के अहम फैसलों में वोटिंग का अधिकार होता है। इंसान सच में उस बिजनेस का एक छोटा हिस्सेदार बन जाता है। और ऐतिहासिक डेटा इस बात का गवाह है कि लंबे समय में इक्विटी ने ही मुद्रास्फीति यानी महंगाई को सबसे प्रभावी तरीके से पछाड़ा है। अगर महंगाई से जीतना है तो अस्थिरता और वो रेसिडुअल क्लेम का जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा।
लेकिन रुकें, मुझे यहाँ थोड़ी असहमति जताने दीजिए। बताइए। अगर असीमित मुनाफे की बात है तो उसके साथ जुड़े जोखिमों को हम सिर्फ अस्थिरता कहकर किनारे नहीं कर सकते। मेरी उलझन यह है, अगर मार्केट रिस्क इतना हावी होता है कि जब कोई ग्लोबल क्राइसिस आता है या पूरा बाजार क्रैश होता है तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के शेयर एक साथ धड़ाम से गिर जाते हैं। पैनिक सेलिंग होती है। हाँ, जब तेज आंधी आती है तो जंगल के सारे पेड़ हिलते हैं। तो फिर इतनी मेहनत करके अलग अलग कंपनियों के शेयर चुनकर पोर्टफोलियो बनाने का क्या ही फायदा, जब गिरना सबको एक साथ ही है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो हमें यह समझना होगा कि जोखिम सिर्फ एक तरह का नहीं होता। स्रोत सामग्री इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से बांटती है। आपने जिस आंधी की बात की वो मार्केट रिस्क है, जिसे तकनीकी भाषा में बीटा कहते हैं। बीटा? हाँ, बीटा। ये पूरे सिस्टम का जोखिम है, जैसे कोई महामारी आ जाए, ग्लोबल मंदी आ जाए या युद्ध शुरू हो जाए। आप सही हैं, इससे पूरी तरह बचा नहीं जा सकता। लेकिन इसके अलावा दो और तरह के जोखिम होते हैं जो शायद उस आंधी से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए। वो कौन से हैं? पहला है सेक्टर विशिष्ट जोखिम और दूसरा है कंपनी विशिष्ट जोखिम। थोड़ा आसान भाषा में समझाएं, ये कैसे काम करते हैं? मान लीजिए सरकार ने अचानक लेदर के आयात पर भारी टैक्स लगा दिया। अब इसका असर पूरे शेयर बाजार पर नहीं पड़ेगा। आईटी या फार्मा कंपनीज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात है। जोखिम वो है जहां मान लीजिए उसी जूता कंपनी के सीईओ ने कोई फ्रॉड कर दिया या उनकी किसी बड़ी फैक्ट्री में आग लग गई। इसका असर भी सिर्फ उसी कंपनी पर पड़ेगा? बिल्कुल। ना तो फार्मा सेक्टर हिलेगा, ना ही बाजार की बाकी जूता कंपनियां। सिर्फ उसी कंपनी का शेयर गिरेगा। तो यहाँ से बचने का रास्ता क्या है? अगर कोई सिर्फ जूता कंपनियों में सारा पैसा लगा दे और लेदर पर टैक्स लग जाए तो उसका तो पोर्टफोलियो ही साफ हो जाएगा। और यहीं पर निवेश का सबसे पुराना और असरदार नियम काम आता है, विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉस सेक्शनल विविधीकरण का मतलब है पैसे को अलग अलग सेक्टर्स में बांटना। मतलब सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। बिल्कुल। पोर्टफोलियो मैनेजर मंदी के समय के लिए डिफेंसिव सेक्टर्स चुनते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स या एफएमसीजी यानी रोजमर्रा के सामान। डिफेंसिव क्यों? क्योंकि मंदी कितनी भी भयंकर हो, लोग बीमार पड़ने पर दवाइयां खाना या सुबह उठकर नहाना धोना तो बंद नहीं करते ना। ये शेयर पोर्टफोलियो को बचाते हैं, ढाल का काम करते हैं। अच्छा, और जब अर्थव्यवस्था रॉकेट की तरह उड़ रही हो तब क्या होता है? तब साइक्लिकल सेक्टर्स काम आते हैं, जैसे रियल एस्टेट या ऑटोमोबाइल। जब इकोनॉमी अच्छी होती है, लोगों के पास पैसा होता है, तो वे घर और नई गाड़ियां खरीदते हैं। समझ गया। इसके अलावा एक और चीज होती है, टाइम विविधीकरण। लंबे समय तक बाजार में टिके रहने से वो जो मार्केट रिस्क वाली आंधी है, उसका असर समय के साथ खुद ही बेअसर हो जाता है। ठीक है, मान लिया कि डाइवर्सिफिकेशन आंधी से बचा लेगा, लेकिन सवाल तो वहीं का वहीं है कि मेरा मतलब है, कोई निवेशक जंगल में वो सबसे मजबूत पेड़ ढूंढे कैसे? बाजार में हजारों के शेयर लिस्टेड हैं, कोई कैसे तय करे कि कौन सा शेयर पोर्टफोलियो में जाने लायक है? इसके लिए पेशेवर निवेशक फंडामेंटल एनालिसिस और खास तौर पर टॉप डाउन अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अगर मैं इसे विजुलाइज करूं तो ये एक हाईटेक ड्रोन कैमरे की तरह लगता है। दिलचस्प एनालॉजी है, बताइए कैसे? मान लीजिए किसी ने अपना ड्रोन बहुत ऊंचाई पर उड़ाया है। वहां से पहले पूरे देश की अर्थव्यवस्था का नजारा दिखता है। फिर ड्रोन थोड़ा नीचे आता है और किसी एक खास इंडस्ट्री पर फोकस करता है, और अंत में एकदम जूम इन करके एक चुनिंदा कंपनी की खिड़की के अंदर झांकता है। इसे ही शायद EIC फ्रेमवर्क कहते हैं। बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है। EIC यानी इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी। सबसे पहले ई की बात करते हैं। ठीक है। ड्रोन सबसे ऊपर से देखता है कि देश की GDP कैसे ग्रो कर रही है, महंगाई की दर क्या है, सरकारी नीतियां कैसी हैं और सबसे महत्वपूर्ण, ब्याज दरें किस तरफ जा रही हैं। एक मिनट, किसी शेयर को खरीदने से पहले देश की ब्याज दरों से क्या लेना देना? मैं तो कंपनी खरीद रहा हूं ना। बहुत गहरा लेना देना है। सोचिए, अगर कोई कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, नई फैक्ट्री लगाना चाहती है, तो उसे बैंक से कर्ज लेना होगा। हाँ, एक्सपेंशन के लिए तो कर्ज चाहिए। अगर देश में ब्याज दरें बहुत ज्यादा हैं, तो कंपनी के लिए कर्ज लेना बहुत महंगा हो जाएगा। उसका सारा अतिरिक्त मुनाफा तो ब्याज चुकाने में ही चला जाएगा। इसलिए एक निवेशक हमेशा देखता है कि मैक्रो इकोनॉमी कंपनियों के फलने फूलने के लिए अनुकूल है या नहीं। समझ गया। यानी अगर जमीन उपजाऊ है
तो हम ड्रोन को थोड़ा नीचे लाते हैं आय पर, यानी इंडस्ट्री पर। अब हजारों इंडस्ट्री हैं, टेलीकॉम, एविएशन, एफएमसीजी। यहाँ क्या खोजना होता है? यहाँ इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल देखी जाती है। कोई भी समझदार निवेशक ऐसी इंडस्ट्री में पैसा नहीं लगाना चाहेगा जो ढलान पर हो। जैसे मान लीजिए आज के जमाने में डीवीडी बनाने वाले कंपनियां। हाँ, वो तो आउटडेटेड हो गई। बिल्कुल, हमें ग्रोथ फेज वाली इंडस्ट्री चाहिए। इसके अलावा स्रोत सामग्री माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस की बात करती है। ये 5 फोर्सेस मॉडल क्या चेक करता है? ये मूल रूप से उस इंडस्ट्री के पावर डायनामिक्स और प्रतिस्पर्धा को चेक करता है। मान लीजिए आप एक एयरलाइन इंडस्ट्री देख रहे हैं। उस इंडस्ट्री में सप्लायर्स, यानी जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल या हवाई जहाज का ईंधन बेचते हैं, उनके पास बहुत ताकत होती है। क्योंकि गिने तूने सप्लायर ही होंगे। बिल्कुल, वो जब चाहें दाम बढ़ा सकते हैं और एयरलाइंस को खरीदना ही पड़ेगा। अगर सप्लायर के पास ज़्यादा बार्गेनिंग पावर है तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हमेशा खतरे में रहेगा। क्या बात है! यानी हमें ऐसी इंडस्ट्री चाहिए जहां कंपनी के पास पावर हो, ना कि सप्लायर या ग्राहकों के पास। और जब वो इंडस्ट्री मिल जाए तब सीधा सी यानी कंपनी पर जूम इन करते हैं। अब कंपनी की खिड़की के अंदर देखा जा रहा है, बैलेंस शीट सामने, उसमें क्या क्या देखना चाहिए? बस यही असली जासूसी शुरू होती है। आपको सिर्फ रेवेन्यू या सेल्स नहीं देखनी, आपको मुनाफे की क्वालिटी देखनी है, आपको आरओई देखना है। ये आरओई क्या चीज है? रिटर्न ऑन इक्विटी। आसान शब्दों में, शेयर होल्डर्स ने कंपनी में जो पैसा लगाया है, मैनेजमेंट उस पैसे पर कितना प्रतिशत रिटर्न कमाकर दे रहा है। कोई उदाहरण देकर समझाएं। मान लीजिए कोई मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के 100 रुपए लेकर उस पर 15 रुपए कमा रहा है, यानी 15% आरओई, तो वो अच्छा माना जाता है। इसके साथ आरओए यानी रिटर्न ऑन एसेट्स भी देखा जाता है। इसके अलावा देखना होता है कि कंपनी पर कर्ज का बोझ कितना है। मतलब कर्ज कम होना चाहिए। हाँ, और सबसे बड़ी बात, मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है। क्या वे ईमानदार हैं? क्या उनका भविष्य का विजन स्पष्ट है? तो इस सब का असल मतलब क्या है? मान लेते हैं कि ईआईसी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन जूता कंपनी खोज निकाली गई। अर्थव्यवस्था अच्छी है, जूतों की डिमांड बढ़ रही है, कंपनी का आरओई शानदार है, कर्ज 0 है और मैनेजमेंट भी टॉप क्लास है। तो क्या अगले दिन सुबह उठकर बस उस शेयर को खरीद लेना चाहिए, चाहे वो शेयर बाजार में 100 रुपए का मिल रहा हो या 5,000 रुपए का? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और यहीं पर अधिकतर नए निवेशक मार खाते हैं। एक बेहतरीन कंपनी का शेयर हमेशा एक बेहतरीन निवेश नहीं होता। वो कैसे? आपको कीमत यानी प्राइस और मूल्य यानी वैल्यू के बीच का अंतर समझना होगा। वॉरेन बफे का एक बहुत ही मशहूर कोट है, कीमत वो है जो आप चुकाते हैं और मूल्य वो है जो आपको मिलता है। कीमत एक तथ्य है जो ब्रोकर की स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, लेकिन मूल्य एक राय है, एक असेसमेंट है। मतलब ये पता लगाना है कि उस स्क्रीन पर दिख रहे 100 रुपए के शेयर की असल में औकात क्या है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। इसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। अगर किसी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू 150 रुपए है और बाजार में वो सिर्फ 100 रुपए का मिल रहा है, तो वो अंडर वैल्यूड है, यानी सस्ता है, उसे खरीद लेना चाहिए। लेकिन ये इंट्रिंसिक वैल्यू कोई आसमान से तो टपकती नहीं होगी। स्रोत सामग्री में मैंने कुछ बहुत ही भारी भरकम नाम पढ़े हैं, जैसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डीसीएफ मॉडल। इसका क्या मतलब? डीसीएफ का नाम जितना डरावना लगता है, इसका लॉजिक उतना ही सीधा है। सोचिए, एक बिजनेस क्या है? एक बिजनेस सिर्फ एक मशीन है जो भविष्य में नकद यानी कैश पैदा करेगी। सही बात है। डीसीएफ ये अनुमान लगाने का तरीका है कि कोई कंपनी आने वाले 10 या 15 सालों में कुल कितना कैश कमाएगी, और फिर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सिद्धांत का इस्तेमाल करके उस भविष्य के कैश को आज के मूल्य में डिस्काउंट करते हैं। अच्छा, इसमें स्रोत में 2-3 और टर्म्स थे, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल और एफसीएफएफ। हाँ, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, जिसे गॉर्डन ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं, उन कंपनियों के लिए है जो लगातार डिविडेंड देती हैं। और एफसीएफएफ यानी फ्री कैश फ्लो टू फर्म, इसमें पूरी फर्म के लिए कैश फ्लो निकाला जाता है, जिसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी WACC का इस्तेमाल होता है। एक मिनट, मुझे यहाँ आपको थोड़ा रोकना पड़ेगा। 10 या 15 साल, भविष्य में 10 साल बाद क्या होगा, ये कौन प्रोटेक्ट कर सकता है? कोविड के बारे में किसी को पता था क्या? वो तो है।
अगर 10 साल के कैश फ्लो के अनुमान में सिर्फ 2% की भी गलती हो गई तो क्या पूरा डीसीएफ का गणित और इंट्रिंसिक वैल्यू पूरी तरह गलत नहीं हो जाएगी? क्या ये सिर्फ एक बहुत ही फैंसी तुक्केबाजी नहीं है? आपका ये पुशबैक बहुत ही जायज है, और सच कहूं तो दुनिया का कोई भी वित्तीय विश्लेषक भविष्य नहीं देख सकता। डीसीएफ कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है जो भविष्य दिखा दे। तो फिर इसका इतना महत्व क्यों है? क्योंकि ये असल में अलग अलग सिनेरियो टेस्ट करने का एक टूल है। आपने जो WACC की बात सुनी ना, उसे आप कंपनी के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स मान लीजिए। कंपनी ने बैंक से कर्ज लिया है, इक्विटी से पैसा उठाया है, इन सब की एक लागत होती है। फ्री में तो पैसा मिलता नहीं है। बिल्कुल। WACC वही औसत लागत है। अगर कंपनी का रिटर्न इस WACC से कम है तो वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर रही बल्कि उसे नष्ट कर रही हैं। DCF हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कंपनी सच में वेल्थ बना पाएगी या नहीं। ठीक है, मान लिया कि DCF वैल्यूएशन का एक तरीका है, लेकिन ये थोड़ा जटिल और अनुमानों पर आधारित लगता है। क्या वैल्यूएशन का कोई आसान और प्रैक्टिकल तरीका है जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होता हो? हाँ, बिल्कुल है, और उसे रिलेटिव वैल्यूएशन कहते हैं। बाजार में सबसे ज्यादा यही चलता है। इसमें हवाई भविष्य की नहीं बल्कि कंपनी की आज की हकीकत की तुलना उसके कॉम्पिटिटर्स से की जाती है। अच्छा, वो जो PE रेशियो होता है, प्राइस टू अर्निंग्स? हाँ, PE रेशियो सबसे आम है। ये बताता है कि कंपनी के 1 रुपए मुनाफे के लिए बाजार में कितने रुपए देने को लोग तैयार हैं। अगर जूता कंपनी A का PE 20 है और जूता कंपनी B का PE 40 है तो पहली नजर में कंपनी A सस्ती लगती है। लेकिन रुकिए, मान लीजिए कोई ऐसे टेक स्टार्टअप को एनालाइज कर रहा हो जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, करोड़ों का रेवेन्यू है, लेकिन प्रॉफिट के नाम पर वो माइनस में है। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो PE रेशियो तो पूरी तरह से बेकार हो गया ना। फिर क्या करना चाहिए? बहुत उम्दा सवाल। ऐसी कंपनियों के लिए PS यानी प्राइस टू सेल्स रेशियो का इस्तेमाल होता है। यहाँ मुनाफे की नहीं बल्कि उसकी सेल्स की तुलना कीमत से की जाती है। कम मार्जिन वाली कंपनियों के लिए ये बहुत काम आता है। और जिन कंपनियों पर बहुत भारी कर्ज होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, उनके लिए EV बाय EBITDA का इस्तेमाल होता है। ये कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कर्ज के असर को हटाकर सिर्फ उसके शुद्ध ऑपरेशंस का मुनाफा दिखाता है। और मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर कोई कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है तो सिर्फ उसका PE देखकर उसे महंगा मान लेना गलत हो सकता है। क्या इसके लिए भी कोई रेशियो है? हाँ, उसे PEG रेशो कहते हैं। ये PE को कंपनी की ग्रोथ रेट के साथ एडजस्ट करता है। अगर किसी हाई ग्रोथ कंपनी का PEG रेशो 1 से कम है तो वो 50 के PE पर भी अंडरवैल्यूड हो सकती है। वाओ, तो फंडामेंटल एनालिसिस तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे किसी घोड़े की रेस में दांव लगाने से पहले उस घोड़े की नस्ल, उसकी डाइट, उसकी हड्डियों की मजबूती और उसके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड पर बाकायदा PhD कर लेना। बिल्कुल सही। लेकिन इतना भारी गणित, बैलेंस शीट और इतने सारे रेशियो, क्या बाजार को समझने का कोई और तरीका भी है? कोई ऐसा तरीका जो बैलेंस शीट को किनारे रख दे? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि एक पूरी कम्युनिटी है जो फंडामेंटल्स को देखती ही नहीं है। यहाँ एंट्री होती है टेक्निकल एनालिसिस की। मतलब? ये लोग घोड़े की डाइट और नस्ल चेक ही नहीं करते। बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपकी घोड़े वाली एनालॉजी को ही आगे बढ़ाऊं तो टेक्निकल एनालिस्ट उस घोड़े को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। उनका पूरा ध्यान स्टेडियम में बैठे दर्शकों की भीड़ पर होता है। भीड़ पर? हाँ, वे ये देखते हैं कि स्मार्ट मनी यानी बड़े खिलाड़ी किस घोड़े पर दांव लगा रहे हैं और फिर वे उसी भीड़ के मोमेंटम के साथ अपना पैसा लगा देते हैं। लेकिन उन्हें कैसे पता कि कंपनी अंदर से खोखली तो नहीं है? क्या वे कंपनी का बिजनेस मॉडल नहीं पढ़ते? टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा सिद्धांत ही यही है कि सब कुछ कीमत में शामिल है। एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन। अच्छा। उनका मानना है कि कंपनी के फंडामेंटल्स, भविष्य की ग्रोथ और यहाँ तक कि मैनेजमेंट के राज, ये सब कुछ शेयर की मौजूदा कीमत में पहले से रिफ्लेक्ट कर रहा है। वे सिर्फ चार्ट्स, कैंडलस्टिक्स और लकीरों पर भरोसा करते हैं। और वे इन चार्ट्स पर क्या खोजते हैं? वे ट्रेंड्स खोजते हैं। उनका मानना है कि इतिहास खुद को दोहराता है। अगर कोई शेयर ऊपर जा रहा है तो वो देखेंगे कि उसमें वॉल्यूम यानी ट्रेडिंग की मात्रा कितनी है। भारी वॉल्यूम का मतलब है कि ट्रेंड में असली ताकत है। वे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स देखते हैं। अच्छा, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? क्या ये मानवीय मनोविज्ञान से जुड़ा है? 100%। मान लीजिए एक शेयर जब भी 100 रुपए पर आता है, लोग उसे धड़ल्ले से खरीदने लगते हैं क्योंकि उन्हें याद है कि ये शेयर 100 पर सस्ता था। ये उसका सपोर्ट लेवल बन गया। और जब वो 150 पर जाता है तो लोग बेचने लगते हैं। वो रेजिस्टेंस बन गया। लेकिन मुझे फिर से एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा है। बताइए।
अगर सिर्फ चार्ट की लकीरें खींचकर और सपोर्ट रेजिस्टेंस देखकर पैसा कमाया जा सकता है, तो फिर हर एक टेक्निकल एनालिस्ट आज की डेट में बिल गेट्स या वॉरेन बफे क्यों नहीं है? इतना आसान तो नहीं हो सकता। बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी चार्ट भविष्य की 100% गारंटी नहीं दे सकता। टेक्निकल एनालिसिस निश्चितता का नहीं, बल्कि संभावनाओं यानी प्रोबेबिलिटीज का खेल है। प्रोबेबिलिटीज। हाँ, अगर 10 में से 6 बार उनका पैटर्न सही बैठता है और बाकी 4 बार वे स्टॉप लॉस के जरिए छोटा सा नुकसान बुक करके बाहर निकल जाते हैं, तो वे ओवरऑल पैसा बना लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताता है कि क्या खरीदना है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस अक्सर ये तय करने में मदद करता है कि उसे कब खरीदना है। तो आज की इस शानदार चर्चा को अगर समेटा जाए तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये जो शेयर बाजार का धुंधला समंदर है, ये कोई कैसीनो नहीं है जहां आंख बंद करके रुले के पहिए पर पैसा लगा दिया जाए। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही सुविचारित प्रक्रिया है। EIC फ्रेमवर्क से अर्थव्यवस्था के मौसम को समझा जा सकता है, DCF से कंपनी के भविष्य के कैश फ्लो का अनुमान लगाया जा सकता है, रिलेटिव वैल्यूएशन से उसकी आज की कीमत जांची जा सकती है और टेक्निकल एनालिसिस से बाजार की भीड़ का मोमेंटम पकड़ा जा सकता है। ये सभी वो कंपास और राडार हैं जो किसी भी निवेशक को इस समंदर में डूबने से बचाते हैं। एकदम सही कहा आपने, हर टूल का अपना एक अलग महत्व है। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले ये सब सोचने पर मजबूर जरूर करता है। आज के इस दौर में जब सुपर कंप्यूटर और AI आ गए हैं, जो कुछ ही सेकंड में लाखों कंपनियों का फंडामेंटल डेटा और टेक्निकल चार्ट्स का विश्लेषण कर सकते हैं। मशीन लर्निंग। हाँ, तो क्या भविष्य में निवेश का असली एज डेटा या गणित में बचेगा, या फिर बाजार में मंदी का खौफ और तेजी का लालच सिर्फ एक इंसान ही महसूस कर सकता है? इसलिए निवेश का भविष्य पूरी तरह से मानवीय मनोविज्ञान और बाजार की भावनाओं को समझने में छिपा होगा। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। मशीनों के पास भावनाएं नहीं होती और बाजार भावनाओं पर भी चलता है। बिल्कुल। और इसी दिलचस्प विचार के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले डीप डाइव में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।